हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2022 सामान्य अध्ययन व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं, आपको यहाँ पर 2 घंटे का टाइम मिलता है और ये परीक्षा 12/6/2022 को हुई थी और पूर्णांक यहाँ पर आपको 200 देखने को मिलता है। और यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन आ गया आपका सूची से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपको जितनी भी समितियाँ दिख रही हैं वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। तो सभी समितियों की डेट याद कर लेना। फिलहाल हम लोग आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अब हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, कौन सी समिति कोई कब हुई। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT एक है, तो ये क्या है? क्या है ये? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। एक बार फिर से पूरा देखते हैं व्याख्या। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT एक अजैविक गठनीय प्रदूषक है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल HIL इंडिया लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, द्वारा किया गया। और यह ऐसा प्रदूषक है जो अब अपघटित नहीं होता है। इस श्रेणी के प्रदूषक में पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सम्मिलित हैं? तो इस तरीके से यहाँ पर 2 पूछा है और आप देख सकते हैं। पहले हम लोग देख लेंगे केरिया उड़ीसा, कुकी उत्तर प्रदेश, यानदी राजस्थान और पलियान ये जो कि तमिलनाडु में। तो इस तरीके से है नहीं, पर इसमें दिया गया इधर इस तरीके से। तो ये जनजाति हैं और इधर है राज्य। तो कौन सी जनजाति किस राज्य में होती है रहती है, तो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जैसे बी ऑप्शन है, निम्नलिखित जाति उनके निवास राज्य से सम्मिलित हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। पूरा ही देख लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि 1 मिनट, खेरिया आपको कहीं देखने को मिलेगा तो कहीं केरिया देखने को मिलेगा। बात एक ही है, खेरिया या केरिया, जो कि उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो एक बार याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खेरिया और केरिया, जो कि इतने राज्यों में रहती है। और कुकी का आप लोग, कुकी समुदाय और मैती समुदाय का जो मणिपुर में कांड हुआ था वो सब आप जानते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कहाँ पर रहती है, किस राज्य में? तो एक बार देख लो ध्यान से। त्रिपुरा में रहता है ये अलग जनजाति, और असम में रहता है, मणिपुर में रहता है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो आप ये इधर ही आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इधर। तो इधर पूर्व साइड में है सारी जो राज्य हैं, तो उधर ही ये कुकी जाति के लोग रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रहते हैं ये लोग। और पालियान तमिलनाडु में रहते हैं। जो पालियान जनजाति है वो तमिलनाडु की, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। तो आप समझ सकते हैं सूची वाला कितने क्वेश्चन बनने हैं। तो आपको अच्छे से याद करना है, बेसिक से पढ़ना है, आगे वो समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। तो अब हम व्याख्या देखते हैं। जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं, जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें यह बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 75% होती है। कितनी परसेंट होती है? 75% होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा था? किसने रखा था? तो किसने रखा था दोस्तों? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने रखा था, ठीक है। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा रखा? तो किसने रखा? ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने, ठीक है। एक बार व्याख्या देख लेते हैं। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुख संपत्ति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तुतिनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शवी ने रखा था।
14वीं शताब्दी में ख्वाजा जलालुद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत थे। हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन अगला, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लोक लेखा समिति करती है। एक बार पूरी व्याख्या देखते हैं। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य 15 सदस्य लोकसभा से हो गए और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा सदस्यों में ही से की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है। विपक्षी दल से क्या कर रहे हैं, चुनेंगे उसको हम। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया था? तो ये 2022 का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आप एक बार सर्च करना गूगल पर तो ये 2024-23 का देख लेना, ठीक है। तो जल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनना है, न्यू 2024 में डाटा आ रहा है तो वो आप बिल्कुल भी ना छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इसका आंसर बता देते, लेकिन इस तरीके से जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसको आप 2024 से रिलेटेड कर रहे हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्नाटक था। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं हम लोगों को। तो कथन तो काफ़ी बड़े बड़े दिए हैं, तो यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं बैठ रहा है दोस्तों, ठीक है। कोई भी आंसर सही नहीं बैठ रहा, हम सीधे व्याख्या पे आते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छूटे फार्म सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियां आती हैं। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं, जैसे कि LPG सिलेंडर पर सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता, ठीक है। जो कि हम लोग सिलेंडर ले लेते फिर हमारे खाते में पैसे आते हैं ना, तो इस तरीके से ये प्रत्यक्ष हो गया। और बिजली, खाद, ऋण ये सब क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। 2 प्रकार की होते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। और एक बार और आगे देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं, परंतु ऐसी कृषि प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो और सरकार द्वारा ही प्रदान की गई हो तथा इसमें कीमत समर्थन शामिल ना हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंग नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। आगे वो समझते हैं। विकासशील देशों के लिए S&D बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट प्राप्त है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना था, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रश्न का आंसर सही नहीं बैठ रहा था दोस्तों, ठीक है।